हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी EPS 95 के पेंशनर हैं और अपनी EPS 95 पेंशन के तहत पेंशन ले रहे हैं और काफ़ी सालों से अपनी मांग करते आ रहे हैं 7500 प्लस DA की बढ़ोतरी को लेकर, और आंदोलन भी करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है। उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अच्छा अपडेट निकल कर आया है, जो कि EPFO के अधिकारी की तरफ से है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि EPFO के अधिकारी ने पेंशन को लेकर क्या कहा। आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। ये एक नया सिस्टम है जो कि सभी पेंशन भोगियों को फ़ायदा पहुंचाने के इरादे से EPFO ने लागू किया है, और जो पुराना सिस्टम था उससे ये आमूल चूल परिवर्तन करता है अपने सिस्टम में। इससे क्या क्या लाभ होंगे और इसका लाभ लेने के लिए हमारे पेंशनर्स को, हमारे मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं पेंशन डिवीज़न हेडक्वार्टर से, EPFO हेडक्वार्टर पेंशन डिवीज़न से श्री प्रदीप सिंह, RPFC 2। चलिए स्वागत करते हैं प्रदीप जी का। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है EPFO लाइव में। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, और हमारे साथ जुड़े जो लोग हैं वो यूट्यूब पे तो जुड़े ही हैं, साथ ही फेसबुक और इंस्टा पर भी जुड़े हैं। तो प्रदीप जी, आज आप क्या बताने वाले हैं सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे सदस्यों को? जी, धन्यवाद सर। जी, यह प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप सिंह, रीजनल PF कमिश्नर, EPFO हेड ऑफिस पेंशन डिवीज़न से हूँ। हमने जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की शुरुआत करी है। सो नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम जनवरी 2025 all pensioners of EPFO will receive pension through this system. Earlier there was a limitation that pensioners used to get only selected choices of banks. इससे पहले के सिस्टम में हमारे हर रीजनल ऑफिस से कुछ चुनिंदा बैंक्स के साथ रीजनल लेवल एग्रीमेंट्स होते थे, और कुछ 2-3 बैंक के साथ हमारा नेशनल लेवल एग्रीमेंट भी था, और पेंशन सिर्फ उन्हीं बैंक्स के माध्यम से ली जा सकती थी। जी जी, बिल्कुल। अब सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में एनी बैंक एनीवेयर इन इंडिया इज अवेलेबल टू ऑल पेंशनर्स। अब कोई भी पेंशनर किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और जो एक असुविधा होती थी हमारे पेंशनर को कि जैसे कोई मुंबई में या गुजरात में कोई काम कर रहे हैं और वो रिटायरमेंट के बाद किसी और स्टेट में जैसे यूपी या बिहार या पंजाब में कहीं वापस आते हैं अपने घर, तो उनका PPO पहले ट्रांसफ़र होता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था क्योंकि वो एक मैनुअल प्रोसेस था। इस नए सिस्टम में अब कोई भी ऑफिस किसी भी बैंक के द्वारा, चाहे वो दूसरे स्टेट में ही क्यों ना हो और उस बैंक से उनका एग्रीमेंट ना भी हो, तो अभी पेंशन दे पाएगा। तो इससे ट्रांसफ़र की समस्या ख़त्म हो जाएगी। हर साल लगभग 1 लाख ऐसे क्लेम होते थे जिनको ट्रांसफ़र करना पड़ता था और जिसमें काफ़ी समय लगता था, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा चिंता ये होती थी कि उन पेंशनर्स की पेंशन शुरुआत करने में डिले हो जाता था। इस सिस्टम का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप जो भी बैंक अकाउंट देंगे उसमें तुरंत ही पेंशन शुरू हो जाएगी, इसको कहीं ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाह। और इसके अलावा यह भी है कि कई पेंशनर्स को ये दिक्कत होती थी कि उनका जो UN KYC में वेरीफाइड अकाउंट होता था जी, उस बैंक के साथ कई बार उस रीजनल ऑफिस का जहां उन्होंने क्लेम जमा किया वहां एग्रीमेंट नहीं होता था। इन दिस सिस्टम नाउ you can choose that same account also for pension disbursement which you have used for your UN KYC seeding, and if you are going to open a new account you are anyway free to do that। आप किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो इंडिया में है उसकी किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने क्लेम फॉर्म में जो भी आपकी चुनिंदा बैंक या ब्रांच है उसका अकाउंट नंबर और IFSC देना है। अब सारा पेमेंट हम NPCI के माध्यम से सेंट्रलाइज तरीके से करते हैं, जो कि एक बैंक अकाउंट और IFSC बेस्ड सिस्टम पेमेंट का है। जैसे कि आप लोग आजकल डिजिटलाइजेशन के ज़माने में ज़्यादातर लोग भीम या और भी जो पेमेंट ऐप हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे उनमें आप हिंदुस्तान में किसी को भी अपने मोबाइल से अकाउंट या IFSC के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, उसी तरह अब हम NPCI के माध्यम से किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन
पेंशन पेमेंट कर पाएंगे। तो प्रदीप जी, इसमें असल में हो क्या रहा है कि बहुत सारे सवाल जो हैं हायर पेंशन पर आ रहे हैं और लोगों की डिमांड्स भी बहुत सारी आ रही हैं। कोई कह रहा 5,000 दीजिए पेंशन, कोई कह रहा 10,000 दीजिए। अब हम तो चाहते हैं कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिले। क्या आप इन लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए ये थोड़ा सा बता देंगे कि पेंशन किस तरह से कैलकुलेट होती है और क्या फ़िलहाल है अभी, और क्या अगर कोई बढ़ने की उम्मीद है, क्या आप इसके बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे? मैं चूँकि ऐसे बहुत सारे सवाल मैं भी देख पा रहा हूँ कमेंट्स में आ रहे हैं जी, सो आई वुड लाइक टू गिव सम जनरल इन्फॉर्मेशन। देखिए EPS 95 एम्प्लॉई पेंशन आप स्कीम, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग बहुत देर से कह रहे हैं कि 5,000 पेंशन दीजिए, कोई कह रहा 10,000 दीजिए, कोई कह रहा 9,000 दीजिए, तो आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए इसको। जी, EPS 1995 एक जो पेंशन स्कीम है, ये EPF एंड MP एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है पार्लियामेंट में, जो 1950 से चल रहा है, उसमें पेंशन स्कीम जो है ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें डिफाइंड बेनिफिट है। इसमें एक सेट फार्मूला होता है, जैसे कि सबसे पहले तो एक है मिनिमम 10 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए, तब आपकी पेंशन बनती है। जिनकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, उनके लिए फैमिली पेंशन भी है, भले ही उनकी 1 दिन की भी सर्विस हो। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए 10 साल पे पेंशन मेंबर पेंशन लगती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की डेथ के केस में उसका अगर 1 दिन का कंट्रीब्यूशन है तब भी पेंशन देते हैं। यहाँ पर ये स्कीम, क्योंकि ये EPFO एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और जो EPF एंड MP एक्ट है जी, ये पार्लियामेंट ने सोशल सिक्योरिटी के लिए ही पारित किया है जी, तो जहाँ भी डेथ इन सर्विस है, मतलब आपके नौकरी करते हुए जब आप PF स्कीम और पेंशन स्कीम के मेंबर थे, तब अगर किसी की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को जो एक फार्मूला है, स्टेबल है स्कीम में, उसके हिसाब से पेंशन मिलती है। और हर केस में मिनिमम पेंशन 1,000 है। जो बच्चों की पेंशन होती है वो 25% ऑफ विडो पेंशन होती है। हाँ, और जो ऑर्फन पेंशन होती है वो 75% ऑफ विडो पेंशन होती है। इसके अतिरिक्त यानी कि विडो को अगर 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी तो ऑर्फन पेंशन 750 रुपये मिलेगी, और बच्चे को पेंशन, नॉर्मल बच्चे को पेंशन 250 रुपये मिलेगी। अच्छा, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि हमने कुछ समय पहले EPF पे और EPS पे पेंशन स्कीम पे भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। वो YouTube पे पड़ा हुआ, उसको आप देख सकते हैं। उसमें पेंशन स्कीम के सारे बेनिफिट्स बताए गए थे, उसमें कौन कौन सी तरह की पेंशन होती हैं, किस किस को मिलती हैं और उसको पाने के लिए क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। आज तो हमारे एक्सपर्ट बता ही रहे हैं, मगर अगर आपको उसके बाद भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जी प्रदीप जी। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे सवाल मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी स्कीम जैसी स्कीम बनी हुई है, ये भारत सरकार की स्कीम है, इसमें EPFO एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हर साल मतलब हमारे पास इस तरह के काफ़ी रेफरेंस आते हैं, और अभी रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन दी है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है, किंतु अभी जो स्कीम जैसी बनी हुई है, हम लोग जो पेंशन देंगे वो उसके हिसाब से जो फार्मूला सेट है उसी से बनती है। ऐसा EPFO का इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जैसा सरकार स्कीम में अगर कोई अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए करेगी, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1,000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है, और जैसे ही सरकार इस पर कोई अमेंडमेंट देगी या कोई ऑफिशियल डायरेक्शन देगी, उसके हिसाब से ही ये स्कीम में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों की पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी। बट अभी जो पेंशन है वो आपके कंट्रीब्यूशन किस सैलरी पर आया और कितने साल की सर्विस है, उसके हिसाब से जो स्कीम में फार्मूला है उसी से बनती है, और वो एक निर्धारित फार्मूला है। और स्कीम में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसी के हिसाब से पेंशन बनती है। और ये पेंशन जो क्वांटम है और जो चीज़ें हैं वो सब तय होती हैं बाकायदा। जो फंड है, जो पेंशन फंड है, उसके एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से सारे फार्मूले और सब चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल। तो अगर फंड में ज़्यादा रिटर्न आता है तो पेंशन ज़्यादा मिलती है, इस तरह से रहता है। ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इवन शुरुआत में कई बार जब रिटर्न अच्छे थे पेंशन स्कीम के, तब हम लोगों ने 1-2% पेंशन बढ़ाई भी थी। अभी रिसेंटली वैल्यूएशन चल रहा है, और जब जैसे ही इस पर सरकार से कोई निर्णय होता है उसी हिसाब से मिनिमम पेंशन पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा हायर पेंशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मामले में
मुख्यालय हेड ऑफिस से जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जा चुके हैं और सभी ऑफिस इस पे काम कर रहे हैं तल्लीनता से। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी रीजनल ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं या फिर EPFI GMS जो हमारा ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर भी अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपने देखा कि EPFO के अधिकारी ने क्या कहा। आई होप फ्रेंड कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आप सभी EPS 95 पेंशनरों के लिए थी।